गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे आपका क्लास 10 का चैप्टर 1 नेशनलिज्म इन यूरोप का। ये आपका पार्ट 2 में डिस्क्राइब करने जा रहा हूँ। पार्ट 1 मैंने जहाँ तक डिस्क्राइब किया था, सिविल कोड तक मैंने ड्रॉबैक ऑफ सिविल कोड तक डिस्क्राइब किया था। उसके आगे ये आपका पार्ट 2 है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। यूरोप में नेशनलिज्म का क्या यूज था और इसका अर्थ क्या था वो हम जानेंगे। तो जैसे कि ये पॉइंट आपका, अगर ये जितना पॉइंट आपका ये नोट्स में ये दिया हुआ है, अगर आप इस पॉइंट को अगर याद कर लेंगे मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में, तो आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो, और आप इसको आसानी से लिख सकते हैं। तो ये पॉइंट आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, VBI है। आप इसको याद रखोगे और जहां तक मुझे लगता है ये क्वेश्चन आपका इस बार बोर्ड में डालने जा रहा है, तो एकदम याद रखना है मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जर्मनी, इटली एंड स्विट्जरलैंड वेयर डिवाइडेड इनटू किंगडम्स, डचीज एंड कैंटोन्स whose rulers had their autonomous territories। देखिए, जर्मनी, इटली और स्विट्जरलैंड डिवाइड हुआ था किंगडम्स में। इसके अलावा डच, कैंटोन्स, है ना, ये सब रूलर थे जो अपने स्वतंत्र क्षेत्र पर क्या कर रहे थे, ऑटोनोमस टेरिटरी पर शासन कर रहे थे। ठीक है, दे डिड नॉट सी देमसेल्फ एज शेयरिंग ए कलेक्टिव आइडेंटिटी और कॉमन कल्चर। और वो अपने आप को इस क्षेत्र में नहीं देखते थे कि वो एक कलेक्टिव आइडेंटिटी को शेयर कर रहे हैं या कॉमन कल्चर को। जैसे कि हमारा इंडिया क्या है, तो अगर हम इसको इंडिया का परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो हम लोग क्या है, कलेक्टिव आइडेंटिटी शेयर कर रहे हैं और हमारा कॉमन कल्चर भी है, चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो, सबका अगर हम सभ्यता संस्कृति के बारे में बात करते हैं तो दे ऑल आर फॉलोड इंडियन कल्चर। अंडरस्टूड। द हैब्सबर्ग एम्पायर रूल्ड ओवर ऑस्ट्रिया हंगरी। तो देखिए, जो हैब्सबर्ग एम्पायर था ना, वो ऑस्ट्रिया और हंगरी में शासन कर रहा था। ठीक है। In Hungary, half of the population spoke Magyar, while the other of the spoke a variety of dialect। तो देखिए, हंगरी में अधिकांशतः जो पॉपुलेशन था वो मग्यार बोलता था, जो और जो बचे हुए लोग थे वो विभिन्न प्रकार के भाषाओं का प्रयोग करते थे। Beside these three dominant groups, there also lived within the boundaries of the empire। तो ये देखिए, तीन प्रमुख ग्रुप के अलावा, ठीक है, इसमें और भी लोग थे जो इस एम्पायर के सीमा के अंतर्गत निवास कर रहे थे। The only tie binding this diverse group together was a common alliance to the emperor। ठीक है, इनको सिर्फ ये बांध रहा था कि वो जो एक कॉमन अलायंस था इस एम्परर से, इस राज से, वो इनको एक साथ जोड़े हुए रखे हुए था। तो उम्मीद है कि आप लोगों को मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है आपका द अरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास। अरिस्टोक्रेसी क्या था और न्यू मिडिल क्लास क्या था वो जानेंगे। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर देखते हैं सोशली एंड पॉलिटिकली लैंडेड एरिस्टोक्रेसी वाज द डोमिनेंट क्लास ऑन द कंटिनेंट। तो देखिए, यहाँ पर जो कंटिनेंट का जो डोमिनेंट प्रमुख देश क्लास था वो कौन था, एरिस्टोक्रेसी क्लास। अब यहाँ पर एरिस्टोक्रेसी का अर्थ क्या है, तो वैसा जो वर्ग इसमें जो राजा से संबंधित है, राज परिवारों से संबंधित है, राजकीय वर्ग। ठीक है। नेक्स्ट है देयर फैमिलीज वेयर ऑफन कनेक्टेड बाय टाइज मैरिज। और इनका जो परिवार था, राज परिवार, ये मुख्यतः विवाह संबंध से संबंधित थे। दिस पावरफुल एरिस्टोक्रेसी वाज however numerically a small group। The growth of towns and the emergence of commercial classes whose existence was based on production for the market। तो देखिए, अगर ये पावरफुल एरिस्टोक्रेसी ग्रुप के बारे में बात करें तो इनकी संख्या बहुत कम थी। ठीक है, और जो कमर्शियल क्लास जो एक्सीडेंस हो रहा था, यानी जो नया, जो कह सकते हैं कि जो वस्तुओं को सेल करने वाला क्लास का एक्सीडेंस हो रहा था, वो किस पर निर्भर करता था, प्रोडक्शन पर, मार्केट पर, है ना। इस दौरान आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन इंग्लैंड में शुरू हुआ। ठीक है, और लगभग 18वीं शताब्दी के सेकेंड हाफ में शुरू हुआ। ठीक है, लेकिन अगर हम फ्रांस के बारे में बात करते हैं या जर्मन स्टेट के बारे में बात करते हैं
तो यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन आपका 19वीं सेंचुरी में शुरू हुआ। ठीक है, इस दौरान आपका यहाँ पे नया सोशल ग्रुप अस्तित्व में आया, एक नया वर्किंग क्लास आया। ठीक है, इसका पॉपुलेशन नया आया। ठीक है, वैसे क्लास को हम लोग मिडिल क्लास कहें। मिडिल क्लास यानी जो इंडस्ट्रीज में काम कर रहे थे, जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, बिजनेसमैन थे, प्रोफेशनल थे, ये कौन से क्लास थे? मिडिल क्लास थे। उम्मीद है कि आपको ये मिडिल क्लास समझ में आया होगा कि क्या था। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है, व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर। लिबरल नेशनलिज्म किसके लिए स्टैंड करता है? तो देखिए, इन अर्ली 19वीं सेंचुरी के बारे में बात करें तो ये यूरोप का जो था वो आपका लिबरलिज्म से संबंधित आइडिया से कनेक्ट करता था। अब यहाँ पे क्या होता है, लिबरलिज्म का अर्थ होता है, अगर सिंपल बात करें तो लिबरलिज्म का अर्थ होता है आजादी, मुक्ति। ठीक है, और अगर हम बात करें द टर्म लिबरलिज्म डेराइव फ्रॉम द लैटिन रूट लीवर, जिसका अर्थ क्या होता है? मुक्ति, मुक्त, फ्री। उम्मीद है कि आपको ये पॉइंट लीवर समझ में आया होगा। लिबरलिज्म स्टूड फॉर फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल एंड इक्वलिटी ऑफ ऑल बिफोर द लॉ। ठीक है, लिबरलिज्म का अर्थ होता था कि किसी खास की स्वतंत्रता और उसकी मतलब कानून के समान उनकी समानता, यानी कानून के समान वो स्वतंत्र है और उनको कानून के समान वो बराबर है कानून के सामने। इट एम्फसाइज द कंसेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाय कंसेंट, या गवर्नमेंट के कंसेप्ट को क्या करता था? एक्स्टेब्लिश करता था, यानी गवर्नमेंट को जो सहमत होते, गवर्नमेंट को मानने वाला ये कॉन्सेप्ट था। एक कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट थ्रू पार्लियामेंट, इनका मानना था कि जो गवर्नमेंट का निर्माण होगा, जो शासन बनेगा, वो कैसा होगा? कॉन्स्टिट्यूशनल और रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होगा। कैसे इनका चुनाव होगा? तो पार्लियामेंट के थ्रू चुनाव होगा। The right to vote and to get elected was generated exclusively to property owning man। इसमें एक चीज आप इसको कह सकते हैं कि पॉजिटिव, तो इसको हम नहीं कहेंगे, नेगेटिव सेंस में इसको हम लेंगे, क्योंकि जो वोट देने का अधिकार वहां मिला था यूरोप के लोगों को, तो वैसे लोगों को मिला था जिनके पास संपत्ति था, यानी संपत्ति रखने वाले ही लोग वोट दे सकते थे। men without property and all women were excluded from political right। और वैसे पुरुष सदस्य जिनके पास संपत्ति नहीं थी, ठीक है, वो वोट नहीं दे सकते थे। साथ ही साथ महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार नहीं था। उम्मीद है कि आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। वुमेन एंड नॉन propertied मैन एंड वुमेन ऑर्गेनाइज्ड ऑपोजिशन मूवमेंट डिमांडिंग। अब देखिए, जब इन लोगों को अधिकार नहीं मिला तो इन लोगों ने क्या किया कि अपने अधिकारों को, इक्वल पॉलिटिकल राइट्स के लिए इन्होंने आंदोलन शुरू किया। इसके अलावा जो स्टेट रिस्ट्रिक्शन लगाया था वस्तुओं के एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने पर, पूंजियों के, उसके लिए भी इन लोगों ने आंदोलन चलाया कि इसको हटाया जाए। ठीक है, इसके अलावा जो आर्थिक वृद्धि और आर्थिक अब बदलाव के सामने जो ऑब्स्टेकल था, है ना, उसको भी न्यू कमर्शियल क्लासेस ने हटाने की मांग की। ठीक है, और इन्होंने मांग किया कि एक यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी का घोषणा हो, जो सभी प्रकार के वस्तुओं को बिना बाधा के एक स्थान से दूसरे स्थान लोगों को ले जाने में सहायता करे। इसके अलावा इन लोगों का मांग था कि ये एबॉलिश करें टैरिफ बैरियर, और जो उस समय अलग अलग प्रकार की करेंसी चल रही थी, लगभग 30 करेंसी वहां पर चल रही थी, तो इसको 30 से हटाकर कितना कर दिया जाए? 2 कर दिया जाए। उम्मीद है कि आपको ये पॉइंट समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट है आपका ए न्यू कंजर्वेशन आफ्टर 1815, आफ्टर 1815। तो फॉलोइंग द डिफेक्ट ऑफ नेपोलियन इन 1815, यूरोपियन गवर्नमेंट वे ड्राइवन बाय स्पिरिट ऑफ कंजर्वेटिज्म। देखिए, 1815 ईस्वी में क्या हुआ कि नेपोलियन को हरा दिया गया, जो कि फ्रांस का शासक था, और वहां एक तरह से उसने बहुत सारा बदलाव लाया था नेपोलियन ने। इसके पहले हमने बताया है। ठीक है, लेकिन इस युद्ध हुआ और इस युद्ध में क्या हुआ कि नेपोलियन की हार हुई। ठीक है,
और जो यूरोपियन गवर्नमेंट जो नए शासन व्यवस्था स्थापित की गई वो आपका कौन से मुद्दे पर थी? कंजर्वेटिज्म के मुद्दे पर भी थी। कंजर्वेटिज्म का अर्थ होता है रूढ़िवादिता, मतलब जो सिस्टम चल रहा है, जो पुराना सिस्टम है, उसी को लागू करना। लेकिन इसमें से बहुत सारे ऐसे कंजर्वेटिव थे जो आपका क्या कहते हैं, नेपोलियन ने जो सुधार लाया था उसके पहले वाले समय में वो वापस नहीं जाना चाहते थे, यानी प्री रिवोल्यूशनरी डेज, जो रिवोल्यूशन हुआ था उसके पहले वाले समय में वो वापस नहीं जाना चाहते थे। तो देखिए, चूंकि नेपोलियन ने यूरोप में और फ्रांस में बहुत सारा सुधार किया था, बहुत सारे राजनीतिक व्यवस्था में बदलाव लाया था, वो कहीं ना कहीं लोगों के लिए और समाज के लिए हितकारी था। ठीक है, लेकिन जो रूढ़िवादी लोग थे वो चाहते थे कि वो अपने कंजर्वेटिज्म को भी फॉलो करें, यानी रूढ़िवाद को भी फॉलो करें, और साथ ही साथ जो बदलाव आ रहा है उसको भी वो एक्सेप्ट करें। तो इन्होंने कहा कि जो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन है जैसे मोनार्ची है उसको क्या करें, मजबूत करें। ठीक है, 1815 में आपका यूरोपियन पावर जो थे, ब्रिटेन, रसिया, प्रशिया और ऑस्ट्रिया, जिन्होंने मिलकर नेपोलियन को हराया था, उन्होंने वियना में जुटकर से यूरोप के सेटलमेंट के लिए प्रयास किया, यूरोप के अलग अलग देशों के सेटलमेंट के लिए। ठीक है, इसके अलावा जो आपका बर्बन डायनेस्टी था, जो फ्रांस के रिवॉल्यूशन के दौरान जब बर्बन डायनेस्टी को हटा दिया गया था और नेपोलियन वहां पर शासन में आया था, ठीक है, तो बर्बन डायनेस्टी को फिर से वापस, है ना, बर्बन डायनेस्टी को फिर से वापस सत्ता में लाया गया, उसका पावर को रिस्टोर किया गया। और फ्रांस ने नेपोलियन के अंडर जो जो टेरिटरी जीता था, जिसने नेपोलियन ने अपने साम्राज्य का जो विस्तार किया था, उन सभी क्षेत्रों को फ्रांस को छोड़ना पड़ा। लेकिन जो जर्मन कन्फेडरेशन था 39 राज्यों का, जो कि नेपोलियन के द्वारा सेट किया गया था जर्मन कन्फेडरेशन को, उसको ये कंजर्वेटिज्म लोग या जो युद्ध में हराए थे नेपोलियन को, उन लोगों ने इसको छुआ नहीं, यानी ये अनटच्ड रहा, यानी जैसे जर्मन कन्फेडरेशन नेपोलियन के समय था वैसे ही रहा। उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक ए न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815 समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे आपका द रिवोल्यूशनरीज के बारे में। रिवोल्यूशनरीज कौन थे? देखिए, अब क्या हुआ कि 1815 के बाद चूंकि फिर से आपका आ गया था कंजर्वेटिज्म का समय, है ना, तो उस दौरान जो आज़ादी की मांग कर रहे थे, जो राजशाही सत्ता से स्वतंत्रता चाहते थे, जो लिबरल लोग थे, लिबरल नेशनलिस्ट थे, उन लोगों को अंडरग्राउंड होना पड़ा। अंडरग्राउंड होना पड़ा मतलब उन लोगों को छुपना पड़ा। अगर वो छुपते नहीं तो हो सकता है कि राजशाही व्यवस्था से संबंधित लोग उनको या तो मार देते या उनको गिरफ्तार कर लेते। ठीक है, तो इस दौरान ये जो रिवोल्यूशनरी थे, परिवर्तनकारी लोग जिसको हम लोग कह सकते हैं, इन्होंने अपना विरोध जारी रखा, मोनार्कियल फॉर्म का विरोध जारी रखा अंडरग्राउंड रहकर भी। और इन्होंने फाइट किया लिबर्टी के लिए, फ्रीडम के लिए। इन्हीं रिवोल्यूशनरी में से आपका था मैजनी, यूसुफ मैजनी, जिनका जन्म आपका जिनेवा में 1807 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, ये आपका एक सीक्रेट सोसाइटी कार्बोनरी का सदस्य थे। कौन थे? मैजनी। ठीक है, तो मैजनी को एक महान कह सकते हैं कि रिवोल्यूशनरीज थे, जिन्होंने अपने कदमों के द्वारा यूरोप में परिवर्तन लाने की कोशिश की थी। लेकिन मैजनी को एग्जाइल में 1831 में एग्जाइल में भेज दिया गया था। क्यों एग्जाइल में भेज दिया गया था? क्योंकि इन्होंने लिगुरिया में, ठीक है, रिवोल्यूशन किया था, आंदोलन करने की कोशिश की थी, इस कारण इनको एग्जाइल में भेज दिया गया था। देखिए, मैजनी का विश्वास था कि जो नेशन है, ठीक है, वो प्रकृति के द्वारा लोगों को प्रदान किया गया एक नेचुरल यूनिट है, यानी ईश्वर के द्वारा प्रदान किया गया नेचुरल यूनिट है। और नेशन प्रत्येक लोगों का हक है, यानी राष्ट्र प्रत्येक लोगों का हक है और उस पर लोगों का अधिकार है, ना कि राजा का। तो ये मैजनी का मानना था।
इसके अलावा आपका सीक्रेट सोसाइटीज आपका फाउंड किया गया था जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, पोलैंड, है ना। देखिए मैं मेटरनिक ने कहा था मेजनी के बारे में कि ये आपका सोशल ऑर्डर के लिए मोस्ट डेंजरस एनिमी है। तो उम्मीद है कि आपको रिवोल्यूशनरी क्या थे ये सारा पॉइंट आपको समझ में आया होगा। अब हम आपका बात करते हैं ट्रीटी ऑफ वियना के बारे में, वियना की संधि के बारे में। तो इस पॉइंट को हम लोग देखेंगे। तो देखिए जो वियना की संधि हुई थी, वियना की संधि के तहत बर्बन डायनेस्टी का जो पावर था उसको रिस्टोर कर दिया गया था, ठीक है। इसके अलावा फ्रांस के बाउंड्री पर अलग अलग स्टेट्स का निर्माण किया गया था ताकि फ्रांस यानी अपना एक्सपेंशन भविष्य में ना कर सके, और ये इनको मेनली फ्रांस के एक्सपेंशन को रोकने के लिए ही इसको मतलब उसके चारों ओर अलग अलग स्टेट का निर्माण किया गया था। इसके अलावा पहले ही हम बता चुके थे कि जर्मन कॉन्फेडरेशन को छुआ नहीं गया था, ठीक है। और देखिए मेन इंटेंशन था मोनार्की को लागू करने का, मेन इंटेंशन था मोनार्की लोगों ने मिलकर, जो कंजर्वेटिज्म लोग थे वो मिलकर नेपोलियन को हराए, और नेपोलियन को हराने के बाद इनका मेन इंटेंशन था कि वो वापस फिर से मोनार्की सिस्टम को लागू करें, और इसी कारण ट्रीटी ऑफ वियना की गई थी कि फिर से मोनार्कियल सिस्टम फिर से लागू किया जाए, जिसको नेपोलियन ने हटा दिया था और लोकतंत्र के नाम पर जिसको लागू किया था अपना शासन। तो उम्मीद है कि आपको ये इतना तक समझ में आया होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट डे आपका इस चैप्टर का जो पार्ट बचा हुआ है वो मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।